नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमारा जो क्लास हो रहा है वो हो रहा है मॉडर्न हिस्ट्री के। और यहाँ तक हमने जो क्लास किए थे, जैसे कि कांग्रेस से पूर्व जो हमारे भारत में राजनीतिक संस्था थी उसके बारे में हम लोग देखे थे। जैसे कि बंगाल में हम लोग देखते हैं कि सात 6 से 7 राजनीतिक संस्था देखने को मिलती है। वहीं अगर मुंबई में देखने को मिलती है 2-3। और वो मद्रास में हमने बात करी थी, जैसे कि मद्रास नेटिव हो गया, ठीक है, मद्रास नेटिव, मद्रास एसोसिएशन जैसे संस्थाएं हमें देखने को मिलती है। ठीक है। अब उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कांग्रेस की स्थापना। यानी कि हम देखते हैं कि जब कांग्रेस की स्थापना 1884-85 में देखने को मिलती है, तो उस समय इस कांग्रेस की स्थापना करने में कौन कौन से ब्रिटिश अधिकारी का योगदान रहता है, ठीक है। और उसमें हमारे जो राजनीतिक नेता रहते हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता रहते हैं, उनकी किस तरह की भूमिका रहती है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और उस कांग्रेस का जो स्थापना करने का उद्देश्य है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। एंडली हम ये देखेंगे कि हमारे कांग्रेस में जब स्थापना की जाती है तो इस कांग्रेस संगठन को सेफ्टी वॉल्व का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। तो इस सेफ्टी वॉल्व के बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कांग्रेस की स्थापना। ठीक है। अब देखिए, अब कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस की स्थापना से पहले हमारे जो देश में राष्ट्रवादी जो उदारवादी नेता थे उनके अंदर जो है अखिल भारतीय संस्था की एक जो भूमिका थी वो पहले से ही तैयार हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन इस भूमिका को अगर मूर्त रूप देने का श्रेय देखा जाए तो वो जाता है कि इसको अंग्रेज अधिकारी एक ए ओ ह्यूम को, ठीक है। ए ओ ह्यूम के अंतर्गत ही, यानी कि ए ओ ह्यूम के द्वारा ही इस कांग्रेस की स्थापना की जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो ए ओ ह्यूम है सबसे पहले 1883 में, ठीक है, 1883 में भारतीय नेताओं के साथ संपर्क करते हैं, ठीक है। भारतीय नेताओं के साथ संपर्क करते हैं, ठीक है। और उसके अगले साल ही, यानी कि 1884 में हम देखते हैं, 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन, 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन का मतलब कि स्थापना करी जाती है। इंडियन नेशनल यूनियन सभा का आयोजन की जाती है, ठीक है। और इसी सभा के मदद से, इसी सभा के तहत ही 1885 में, 1885 में एक सभा आयोजित की जाती है। और वो जो सभा आयोजित की जाती है वो की जाती है कहाँ पर? बम्बई में। लेकिन ये जो आयोजन की जाती है बम्बई में, लेकिन इसका जो प्रावधान रहता है, इसका जो प्रस्ताव रहता है, यह बम्बई से पहले कहाँ रहता है? पूना में, ठीक है। कहाँ पर? पूना में। लेकिन क्या होता है कि पूना में जब हैजा फैल जाता है, हैजा फैल जाने के कारण, ठीक है, हैजा हैजा फैल जाने के कारण यह जो है पूना में ना होकर के, यानी कि पूना से स्थगित कर कहाँ लगे आयोजित किया गया? बम्बई में। और बम्बई में आयोजित करने के फलस्वरूप में कांग्रेस की स्थापना हम लोग देखते हैं। और इसी को हम लोग प्रथम कांग्रेस अधिवेशन भी कहते हैं, ठीक है। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन। और जब यह बम्बई में 1885 में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन के तहत देखते हैं, और इसके बाद प्रत्येक साल, यानी कि इसके अगले साल से ही भारत के हर कोने कोने में, हर भारत के हर जगह पर, हर शहर में इस सभा का आयोजन किया जाने लगा, ठीक है। और इस सभा के अंतर्गत जो भारतीय समस्याएं थी उस समस्या को सुना मतलब कि सुना जाने लगा। और उस समस्याओं को एक मतलब कि इन सभी समस्याओं को सुनाने के लिए यह एक मंच मिल गया, जो कि कौन है? कांग्रेस। और इसी कांग्रेस के अंतर्गत, इसी कांग्रेस के माध्यम से जो भी भारत की समस्या हमें देखने को मिलती है वो अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों के सामने रखा जाता है, ठीक है। तो ये हुआ मतलब कि एयूएम के नेतृत्व में जो एयूएम के नेतृत्व में जो कांग्रेस की स्थापना की जाती है, ठीक है। अब देखिए, देखिए, अब इससे संबंधित, यानी कि कांग्रेस की स्थापना से संबंधित और एयूएम से संबंधित हमें क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश अधिकारी मतलब कि कांग्रेस की स्थापना में किस ब्रिटिश अधिकारी का योगदान रहता है, ठीक है। तो यानी कि एयूएम उसका मतलब कि नाम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एयूएम के मदद से, एयूएम के नेतृत्व में इस कांग्रेस की स्थापना की जाती है। अब देखिए,
जब कांग्रेस की स्थापना की जाती है, जब कांग्रेस का यह इंडियन नेशनल यूनियन का जो सभा आयोजन की जाती है, तो इसमें केवल एयूएम भी नहीं, केवल मतलब कि केवल एयूएम ही नहीं, हमारे भारतीय राष्ट्रीय हमारे भारतीय नेता भी रहते हैं। ठीक है, अब इन नेताओं की अगर बात करते हैं तो हम जैसे देखते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दूसरा क्या है, आनंद मोहन बोस। तो इस तरह के नेता भी इस सभा में रहते हैं और इन्हीं सभी के मदद से ये जो प्रथम कांग्रेस अधिवेशन होता है, जो कि कहाँ होता है, बम्बई में 1885 में। और इससे भी रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो प्रथम कांग्रेस अधिवेशन का जो पहला प्रस्ताव रखा गया था वो किस शहर में रखा गया था। तो आपके ऑप्शन भी दे देते हैं, जिसमें पुणे आपका शामिल रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है पुणे। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ये जो प्रथम कांग्रेस अधिवेशन हुआ है इसके अध्यक्षता कौन है, इसमें कौन कौन मतलब कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कांग्रेस अधिवेशन का। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। अब कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था आपका, 1885 में। कहाँ पर देखने को मिला, बम्बई में। और इसका जो प्रावधान रखा गया था, कहाँ रखा गया था, पूना में। लेकिन यह जो आयोजन हुआ, यह जो सभा हुआ, यह जो अधिवेशन हुआ, पूना में ना होकर के कहाँ हुआ, बम्बई में। ठीक है, देखिए अब इसके जो अध्यक्षता है, अध्यक्षता के रूप में कौन देखने को मिलते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन मिलते हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, देखिए अब यह जो 1885 के बाद कांग्रेस अधिवेशन रखा गया था, तो इसके बाद अगले साल से यानी कि प्रत्येक साल इस सभा का भारत के हर कोने कोने में, हर जगह इस सभा का आयोजन किया जाने लगा। ठीक है, और इस सभा के आयोजन किए जाने के फलस्वरूप हम देखते हैं कि इस सभा का जब भी आयोजन किया जाता था तो एक अध्यक्ष के रूप में चुना जाता था। ठीक है, और उसी अध्यक्षता में हम देखते हैं जैसे कि विभिन्न प्रकार के नेता हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि दादा भाई नौरोजी हो गए, रास बिहारी बोस हो गए, इस तरह के नेता हमें इस अध्यक्षता में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चल करके, ठीक है, आगे चल करके इसी कांग्रेस अधिवेशन में, इस कांग्रेस संगठन से महिलाएं भी जुड़ी, और महिलाएं जुड़ करके इस अधिवेशन में अपना अध्यक्षता के रूप में महिलाएं भी उभर कर सामने आई, जैसे कि एनी बेसेंट हो गई, सरोजिनी नायडू हो गई। ये जो महिला है इस कांग्रेस संगठन से जुड़ती है और अध्यक्षता भी करती है। ठीक है, देखिए ये तो हो गया उनकी सदस्यता के बारे में, अध्यक्षता के बारे में। ये जो बम्बई में आपका 1885 में आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो इस कांग्रेस अधिवेशन में प्रतिनिधियों की अगर देखी जाए संख्या, तो वो कितनी थी, प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, 72। और ये जो प्रतिनिधि 72 थे, इससे संबंधित हमें क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि प्रथम कांग्रेस अधिवेशन जो बम्बई में आयोजित किया गया उसमें प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी। आपके ऑप्शन दे दिया जाता है आपका 73, 74, 75, ठीक है, 72। तो इसका जो राइट आंसर हमें देखने को मिलता है वो क्या है, 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और ये जो 72 प्रतिनिधि है भारत के विभिन्न शहर, भारत के हर कोने कोने के जो शहर होते हैं उस शहर से आते हैं और इस बम्बई में अपना प्रथम अधिवेशन में शामिल होते हैं। ठीक है, और शामिल होने के फलस्वरूप ये जो कांग्रेस अधिवेशन होता है इसको सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, प्रथम अधिवेशन। अब बात करते हैं हम, ये जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए ह्यूम के द्वारा, जो ब्रिटिश अधिकारी है तथा हमारे कुछ भारतीय राजनेता के अंतर्गत, तो इनके पीछे क्या उद्देश्य है, यानी कि कांग्रेस का स्थापना करने का उद्देश्य क्या है। एक अंग्रेज अधिकारी ए ह्यूम का भी देखेंगे और राजनीतिक नेता जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी बोस, सब ये जो नेता हैं इनके बारे में भी हम बात करेंगे और इनका जो उद्देश्य है इनको देखेंगे। देखिए अब बात करते हैं हम कांग्रेस का स्थापना की। ठीक है, जो ए ह्यूम के नेतृत्व में करी जाती है।
तो ऐसा माना जाता है कि ए.ओ. ह्यूम को एक सूचना मिलती है, ठीक है। और ये जो सूचना मिलती है ये मिलती है कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत में एक राष्ट्रीय आंदोलन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसी को काउंटर करने के लिए, इसी को जानने के लिए ए.ओ. ह्यूम जो है ये कांग्रेस के गठन का प्रस्ताव रखते हैं। और कांग्रेस के गठन का प्रस्ताव रखने के फलस्वरूप भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन से मिलते हैं, ठीक है, वायसराय। और भारत के वायसराय कौन है? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन से संपर्क स्थापित करते हैं और संपर्क स्थापित करने के फलस्वरूप लॉर्ड डफरिन को यह आश्वासन देते हैं कि इस कांग्रेस के गठन में आप इंटरफेयर न करें, किसी भी तरीके से मनाही न की जाए, ठीक है। अब ये जो ए.ओ. ह्यूम है वायसराय लॉर्ड डफरिन से संपर्क स्थापित करने के लॉर्ड डफरिन से संपर्क स्थापित किए और ये बताते हैं कि भारत की जनता के अंदर जो भावना है ब्रिटिश सरकार के प्रति उसको उजागर करने का एक यह अच्छा मौका है जो कि हमें कांग्रेस के स्थापना के फलस्वरूप ही मिलेगा, कांग्रेस के स्थापना के फलस्वरूप मिलेगा। और उसके फलस्वरूप ही ये ए.ओ. ह्यूम जो है 1883 में संपर्क स्थापित करते हैं। उसके बाद 84 में इंडियन नेशनल यूनियन की सभा आयोजन करते हैं और सभा आयोजन करने के फलस्वरूप आपका बम्बई में इस अधिवेशन को देखा जाता है और उसी अधिवेशन के अंतर्गत कांग्रेस की स्थापना की जाती है। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया कि मतलब ए.ओ. ह्यूम जो है कांग्रेस की स्थापना क्यों करता है। ये चाहते हैं कि कांग्रेस के मदद से ही भारत के अंदर जो भारतवासियों के अंदर जो ब्रिटिश सरकार के प्रति, ब्रिटिश कानून के प्रति जो रुख है, जो नजरिया है, उसको उजागर करने में कांग्रेस जो है हमारी मदद करेगी। तो ये हुआ ए ह्यूम का दृष्टि, यानी कि ए ह्यूम का उद्देश्य। अब बात करते हैं हम हमारे भारत के नेता। अब जब कांग्रेस की स्थापना कर दी जाती है तो जो हमारे भारत के जो हमारे राष्ट्रवादी नेता, जो उदारवादी नेता हैं, उनके बारे में अगर देखते हैं तो उनका जो उद्देश्य क्या है, उनका जो उद्देश्य है पहला देखते हैं क्या है, राजनीतिक शिक्षा का प्रचार, राजनीतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार, भारतवासियों के अंदर राजनीतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। राष्ट्रवाद की भावना जो है, राष्ट्रवादी की भावना, एकता लिख सकते हैं यहाँ पर, राष्ट्रवादी की भावना, एकता, ये जो सभी चीजें हैं भारतीयों के अंदर जागृत करना। भारतीयों के अंदर जागृत करना, ठीक है। और कुछ ऐसे नियम कानून का भी विरोध करते हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं ब्रिटिश कानून का विरोध, ठीक है। बात करते हैं इसमें तो चौथा है कि जब भी आंदोलन की जाएगी, आंदोलन का एक मुख्यालय का स्थापना की जाएगी, यानी कि आंदोलन के लिए, चौथा क्या है, आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना, मुख्यालय की स्थापना। पांचवा क्या है आपका, चौथा हो गया, पांचवा क्या है, भेदभाव से हटकर राष्ट्र की बात करना, राष्ट्र की बात करना। तो इस तरह से हम इस भारतीय नेता के उद्देश्य देखने को मिलता है, जो कि ये हमें देखने को मिलता है। और ये ह्यूम का जो उद्देश्य है वो है कांग्रेस के माध्यम से भारत के भारतवासियों के अंदर जो कांग्रेस के ब्रिटिश सरकार के प्रति जो नजरिया है उसको उजागर करने की कोशिश की जाती है, जिसके फलस्वरूप ए ह्यूम जो है लॉर्ड डफरिन से परमिशन लेते हैं और भारतीय नेताओं के साथ संपर्क स्थापित करने के फलस्वरूप इस कांग्रेस की स्थापना करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कांग्रेस के नेता या फिर उदारवादी कांग्रेस, ठीक है, उदारवादी कांग्रेस। और उदारवादी कांग्रेस की जो हमें देखने को मिलता है, यह कब मिलता है, 1885 से लेकर के 1905 के बीच में देखते हैं कि कांग्रेस का जो नेतृत्व करता रहते हैं वो कौन रहते हैं, उदारवादी नेता,
यानी कि उदारवादी नेता के अंतर्गत ही 1885 से 1985 तक कार्य हमें देखने को मिलता है। अब उदारवादी नेता ये जो है ये कौन कौन है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहले निकल जाता है कौन, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। सेकंड देखते हैं मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। तीसरा अगर देखते हैं तो तीसरा कौन है, बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। चौथा अगर उदारवादी नेता की बात करते हैं तो चौथा कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस तरह के जो नेता है हमें उदारवादी कांग्रेस के अंतर्गत देखने को मिलता है। और इनका जो उद्देश्य देखा जाए कि इस कांग्रेस नेता का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो अगर उद्देश्य में अगर देखा जाए तो उद्देश्य में पहला क्या है, इनका ऐसा मानना था कि ब्रिटिश जो है भारत को शिक्षित बनाना चाहते हैं। ब्रिटिश जो है भारत को शिक्षित बनाना चाहते हैं, भारत को शिक्षित बनाना चाहते हैं। ठीक है, पहला ये हो गया। अब दूसरा देखा जाए तो दूसरा इनका ये भी मानना था कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश सरकार जो है वो भारतीय समस्याओं से रूबरू है, यानी कि भारतीय समस्या को वो देख रही है। दूसरा क्या है, भारतीय ब्रिटिश जो है भारतीय समस्याओं से रूबरू है। ठीक है, रूबरू है। बस भारतीय जनता को केवल प्रार्थना पत्र और ये जो है प्रार्थना पत्र और याचिका पत्र देने की जरूरत है। तीसरा उद्देश्य जो है वो कानून एवं संवैधानिक तरीके से, कानून एवं संवैधानिक तरीके से किसी भी चीज का विरोध प्रदर्शन, यानी कि कानून के दायरे में रहकर और संवैधानिक तरीके से किसी भी नियम कानून का विरोध प्रदर्शन करना, इनका यह उद्देश्य हमें देखने को मिलता है। और इन्हीं सभी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये जो उदारवादी नेता है दो नीतियां हमें देखने को मिलती है। और वो जो दो नीतियां हैं कौन कौन से हैं, पहला हम देखते हैं कि भारतवासी के अंदर यानी कि भारत के लोगों के प्रति राष्ट्र की भावना जागृत करना है। पहला क्या है, भारतीय नागरिक के अंदर राष्ट्र एवं राजनीतिक का शिक्षा देना। ठीक है, पहला ये हो गया। एंड सेकंड देखते हैं, ये जो सेकंड इनका जो नीतियां हैं ये है कि ब्रिटिश जनमत। सेकंड क्या है, सेकंड नीति अगर देखा जाए तो क्या है, ब्रिटिश जनमत एवं ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश जनमत एवं ब्रिटिश सरकार को भारत के पक्ष में करना, भारत के पक्ष में करना। और ये कैसे हुआ, तो ये हुआ आपका प्रार्थना पत्र और याचिका पत्र लिख करके जो कि ब्रिटिश को दिया जाता है, ब्रिटिश सरकार को दिया जाता था। तो ये है हमारे उदारवादी नेता के नीति, जो कि इसी नीति के अंतर्गत ये इनका उद्देश्य हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब है वो जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा कांग्रेस का किस तरह से योगदान रहा है इस कांग्रेस के जो ये उदारवादी नेता है इनका किस तरह से योगदान रहा कांग्रेस में। ठीक है, तथा इस उदारवादी नेता के अंतर्गत ही हमें कौन कौन से संवैधानिक कार्य में बदलाव देखने को मिलते हैं, प्रशासनिक कार्य में बदलाव देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं।
देखिए अब बात करते हैं हम उदारवादी नेता का योगदान। उदारवादी नेता का योगदान, ठीक है। अब उदारवादी नेता के अगर योगदान की अगर बात करी जाए तो ये जो उदारवादी नेता है यह ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां लाई जाती थी उस नीतियों का खुल करके विरोध प्रदर्शन करते थे, ठीक है। उनका मानना था कि ये जो ब्रिटिश नीतियां हैं यह भारत को निर्धन करी जा रही है। जिस तरह से हमारे भारत में कच्चे माल का उपज हो रही है और उसको कच्चे माल को उपज होने के फलस्वरूप ब्रिटेन भेज दिया जा रहा था और वहीं जो ब्रिटेन में निर्मित वस्तुएं जो है भारत में खपत की जा रही थी, जिसको भारत के लिए सबसे बड़ी लूट का मार्ग बताया ब्रिटिश को, ठीक है। और इसी के फलस्वरूप जो है भारत जो है निर्धन का रीजन भी बनता जा रहा है, ये भारत जो है निर्धन होता जा रहा है, ठीक है। तब जाकर के इन्हीं सभी समस्याओं को दूर करने के लिए सभी उदारवादी नेता एक साथ एक शब्द में स्वराज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किसका? स्वराज, ठीक है। और स्वराज शब्द का इस्तेमाल करते हैं तथा दो प्रमुख सुझाव अपना पेश करते हैं। अगर पहला देखा जाए तो वो क्या है, भारत में उद्योग की स्थापना, यानी कि उद्योग की स्थापना की अगर बात करें तो कारखाना वगैरह का स्थापित करना। एंड सेकंड देखा जाए तो विदेशी वस्तु का बहिष्कार, विदेशी वस्तु का बहिष्कार, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करके देशी वस्तु अपनाना, स्वदेशी वस्तु अपनाना, ठीक है। इस तरह का अपना सुझाव देते हैं। और इसके अलावा भी हम देखते हैं, इसके अलावा देखते हैं तो क्या है, भू राजस्व में कमी, भू राजस्व में कमी का विरोध प्रदर्शन करते हैं। नमक कर जैसे ब्रिटिश कानून का रहता है उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं, नमक कर को हटाना, ठीक है। तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरा क्या है, श्रमिक दल के जो लोग हैं उनकी दशा में सुधार, श्रमिक दल के लोगों की दशा की सुधार, ठीक है। तो इस तरह का जो है अपना योगदान देते हैं ताकि भारत जो है, भारत के जो समाज है, भारत के जो लोग हैं इसमें अपना